22 करोड़ की आवाम है। इस वक्त हमारा जो मार्केट है पाकिस्तान में और यंग पॉपुलेशन है, यहां तो हर दुनिया की बड़ी कंपनी को आना चाहिए। सो जो नेशनल सिक्योरिटी की आपने बात की, ये एक मल्टी डायमेंशनल इसलिए है कि सबको एक ही तरफ अब जाना है। अब मैं एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले 5 साल जो हमारे आने से पहले वो स्टैग्नेट कर गई। अब अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ रही, मुल्क में वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकती है, तरक्की कैसे कर सकता है? कि जब आप बाहर से चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं तो कोई मुल्क भी आगे नहीं जा सकता। तो फिर जब हमने स्टडी किया तो रियलाइज किया कि हमारे तो जो सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है कि मुल्क की जरूरत है एक्सपोर्ट्स बढ़ानी, और वहां इंपेडिमेंट्स हैं, रुकावटें डाली हुई हैं एक्सपोर्टर्स के रास्ते में। और रुकावटें नहीं, जो फॉरेन इन्वेस्टर आए उसके रास्ते में रुकावटें डाली हुई हैं। वैसे तो मेरा आपसे पहला सवाल ये भी होगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी को? क्या इससे पहले आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान भी आया, बहुत कुछ पहले भी होता रहा, लेकिन अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और दूसरा ये भी कि इसमें एक बात ये की गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई 100 ईयर्स तक नो हॉस्टिलिटी और बड़े ही एक पीसफुल माहौल रखने की, ट्रेड पॉलिसी को चेंज करके ट्रेड टाइज को दोबारा स्ट्रेंथन करने की बात की गई। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, जहां तक तो ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये आज से 75 साल पहले इस किस्म की अगर ये पोजीशन ले लेते तो आज पाकिस्तान की जो मुसीबतें हमारे सामने आई हैं वो मेरे ख्याल से मत आती, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया था, और उसके बाद उसका पूरा एज एन सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट ये उसकी ड्यूटी थी कि सारा जो अपनी रिसोर्सेज हैं, अपनी अटेंशन है, वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन 75 साल ज़ाया कर दिए गए फजूल किस्म की आइडियोलॉजिकल वो क्या कहते हैं प्रायोरिटीज में, और खास तौर पे हिंदुस्तान के साथ एक परमानेंट वो क्या कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन में ये बात करेंगे वहां पे जो स्किल्ड लेबर वहां से पाकिस्तान आ गई है उनको वापस भेजने के लिए, या वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो सारे के सारे वहां से निकल गए थे उनके लिए। लेकिन अगर पीस की बातचीत करने जा रहे हैं, मोहिद यूसुफ बोला ऐसे ही है कि हम लोग बॉर्डर फेंसिंग पे बात करेंगे, तो ये तो नहीं बोलने जा रहे होंगे कि भैया ठीक है आप भी 10 गोले चलाओ, हम भी 10 गोले चलाते हैं, देखते हैं जो जीत जाएगा वो लगा लेगा। ऐसा तो नहीं ना, पीस की बात करने जा रहे हैं। तो उससे एक रात पहले बॉर्डर पे फायरिंग हुई और 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, ऐसी खबर आ रही है, तालिबान ने ही बोला है। और दूसरी चीज, वहां NWFE खैबर पख्तूनख्वा में कल रात टीटीपी ने एक पुलिस स्टेशन, अहमदजाई पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, 4 पुलिस वाले वहां मारे गए। तो पीस टॉक्स से एक रात पहले अगर ऐसा अटैक होगा तो पीस टॉक्स कितनी सक्सेसफुल होंगे ये तो बहुत क्लियर है। मुझे भी समझ में आ रहा है और सबको समझ में आ रहा है कि अटैक्स हुए हैं और बीच में दोनों के बीच में कंडीशन सीरियस है, दोनों के बीच में बातचीत, ट्रस्ट नहीं है बहुत ज्यादा। तो कितना सक्सेसफुल होगा वी डोंट नो। दूसरी चीज, कहीं एक इंटरनल टसल भी दिख रही है। इंटरनल टसल ये कि बात कौन करेगा? बात मोहिद यूसुफ करेंगे। ये बात इससे पहले कौन करते थे? फैज अहमद करते थे। अब वो कोर कमांडर है, क्योंकि आर्मी का ऑफिसर नहीं जा सकता बात करने के लिए, इसलिए किसी और को भेजना लाजमी था। तो या तो शाह महमूद कुरैशी जाते। जय हिंद दोस्तों, GNI फोरम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति घोषित की है। इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो बड़ी बातें हैं उस बारे में हम बात करते हैं। 3 बड़ी बातें। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांति और आर्थिक कूटनीति को प्राथमिकता देगा। फिलहाल पाकिस्तान के अपने 2 पड़ोसी देशों भारत और अफगानिस्तान से विवाद चल रहा है। कश्मीर का तो आपको पता है ही, और अफगानिस्तान के साथ डूरन लाइन का विवाद है, जहां अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अटक से थोड़े आगे तक का इलाका जो है मरगला हिल्स का इलाका, वहां तक को अपना बताया है। मरगला हिल्स का मतलब करीब करीब पाकिस्तान की राजधानी
इस्लामाबाद से लगा हुआ हिस्सा। डूरन लाइन पर जो तारों की बाढ़ पाकिस्तान लगा रहा है, तालिबान को उस पर भी ऑब्जेक्शन है। वो तो बाढ़ को तोड़कर उसका सामान भी ले जाते हैं। इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की दूसरी बड़ी बात यह है कि कश्मीर जैसे मसले को ठंडे बस्ते में डालने का सुझाव दिया गया है। यहां तक कि यह कहा गया है कि कश्मीर मसले के किसी समाधान के बिना भी भारत के साथ ट्रेड शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही ये कहा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत के साथ दुश्मनी नहीं करेगा। बस यही लाइन सुनकर मुझे हंसी आई थी। बस अगले 100 सालों तक दुश्मनी नहीं करेगा, मतलब उसके बाद फिर से दुश्मनी चालू कर देंगे। हुआ क्या है पाकिस्तान को? अचानक से वो जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी की बात क्यों कर रहा है? आपको याद है एक व्यक्ति शब्बर जैदी, पाकिस्तान के फॉर्मर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन थे। उन पर एक वीडियो भी बनाई थी हमने, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा पीछे। उन्होंने जहां पर यह बोल दिया था पाकिस्तान इज बैंकरप्ट, पाकिस्तान का दिवाला निकल चुका है। तो एक तो अपनी इकोनॉमी को सुधारना और दूसरा अब लड़ना तो छोड़ो, रोटी खाने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान के साथ समस्या यही है। पाकिस्तान में दुनिया की पहली ऐसी असेंबली होगी जहां तक मैं जानता हूं इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ है कि नान का रेट कितना फिक्स करना है। ऊपर से भारत के हिस्से वाले कश्मीर में यूएई इन्वेस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान को और मिर्ची लगी। तो बर्बाद पाकिस्तान ये नहीं कह सकता ना कि कश्मीर लेके रहेंगे, जिहाद करेंगे। उसके लिए तो पैसे लगते हैं गुरु, जो पाकिस्तान के पास है नहीं। तो दुनिया को और उससे पहले अपनी खुद की आवाम को ये घुट्टी पिला रहा है ना भाई 100 साल तक भारत से दुश्मनी नहीं करेंगे, भले बाद में कर लेंगे। वाह, चलिए देखते हैं इसमें पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो एनएसए वहां के हैं मोइन यूसुफ, और साथ में पाकिस्तान की मीडिया इस पर क्या बात कर रही है। क्या आपकी तालीम ऐसी है कि वो ह्यूमन रिसोर्स पैदा हो सके जिससे आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगी, या हम तालीम तो दे रहे हैं लेकिन उस मयार की नहीं जहां ये चीज पूरी हो सके? अगर वो नहीं होगी तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं आ सकती। जियो इकोनॉमिक्स की बहुत बात है। ये पिछले साल डेढ़ में आपने सुना है, तमाम पाकिस्तान की क़यादत, हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब खुद इसकी बात कर रहे हैं बार बार। मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जब हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, माशी सलामती की बात है, लेकिन जियो इकोनॉमिक्स जियो स्ट्रैटेजी से अलहदा चीज़ नहीं है। हमारा फोकस जियो स्ट्रैटेजी पे तो मौजूद है, रहेगा। जिस खित्ते में हम रहते हैं हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है उससे हटने की, लेकिन आगे चलते हुए मजीद एम्फेसिस हमारी जियो इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब है कि हमारी लोकेशन राहदारी के लिए इस्तेमाल हो, डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स के लिए इस्तेमाल हो, और तमाम दुनिया को हम इनवाइट कर सकें कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी भी करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी से फायदा भी उठाएं। बेसिकली तो अभी ये बात कर रहे हैं कि जी 100 साल भी हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान साहब भी बड़ी सख्त बातें करते हैं, माहौल भी उसी तरह है, कुछ तब्दीली भी नहीं आ रही। या आप समझते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट बना है, मोइन यूसुफ ने ये काम किया है, जारी बात है फौज से भी इनपुट ली गई है, सियासतदानों से भी, स्टेक होल्डर से, वो कह रहे हैं हमने तमाम सूबों से, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हमने सबसे इनपुट ली है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई एक माइलस्टोन है? क्या वाकई पाकिस्तान इस तरह चाहता है, या कि ये समझते हैं कि माजी की तरह बस ये बातें हैं और असल में जो है वो चलता रहेगा? देखें जी, ये बड़ा एक थ्रिल क्रिएटिंग किस्म का डॉक्यूमेंट जरूर है, फैसिनेटिंग, लेकिन ये कोई पहला टाइम नहीं है कि ये ऐसे हुआ है। आपको याद होगा कि पहले भी इस तरह का एक डॉक्ट्राइन गालिबन कियानी साहब के दौर में सामने आया था, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारा दुश्मन वो पाकिस्तान के अंदर है, बाहर नहीं है। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि हम यहाँ लड़ेंगे, बाहर कोई हमारा वो नहीं है। और अगर उस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की हमेशा से ऑफिशियल पॉलिसी यही रही है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है और हमने किसी के खिलाफ लड़ना नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज रही है, वो है लफ्ज के, यानी कश्मीर, जिसने जाके तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया। वरना ऑफिशियली तो आप कोई एक डॉक्यूमेंट उठा के देख लेना, मुल्कों के मामले में ये नहीं होता कि ये साहब झूठ बोल रहे हैं या वो साहब सही कह रहे हैं। मुल्कों के मामले में ये होता है कि आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है जिस पे बाकी लोग रिलाई करते हैं। और ऑब्वियसली तजिया कार फिर ये भी देखते हैं किसने क्या बयान दिया, लेकिन बेसिकली वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान की जो है इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन यही रही है
کہ جی ہمارا کوئی دشمن نہیں اور ہم کسی کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے. اور ڈیفینیٹلی اس پالیسی کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ آلموسٹ جو ہے وہ 4 جنگیں ہوئی ہیں یا 3 کہہ لیں, کارگل کی بات کریں تو 4 بھی کہہ لیں. تو یہ ساری جنگیں جو تھی, یہ جنگیں شروع ہونے سے پہلے اور جنگ شروع کرنے کے بعد دونوں اوقات میں پہلے یہ دہرایا گیا کہ ہماری پالیسی امن ہے, ہم پڑوسیوں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں جب ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا موسٹ آکش قسم کے ڈکٹیٹر تھے, ظاہر ہے سویلین گورنمنٹس کو تو کبھی خود پاؤں ٹیکنے کی جگہ نہیں ملی, تو ان کے بارے میں کچھ کہنا کہ وہ انڈیا سے دشمنی کریں گے یا نہیں کریں گے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کچھ ایک ویری بریف پیریڈ آف ٹائم کے, لیکن اصل اختیار تو بہرحال ملیٹری ڈکٹیٹرز کے پاس رہا ہے جن کے پاس 8 سال 10 سال یا 12 سال کا عرصہ رہا ہے, اور وہی اصل میں پالیسی میکر اور ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں جو پاکستان کی انٹرنیشنل پالیسی میں, چونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا بہت زیادہ. 10-12 سال ایک ڈیکڈ ہے جس میں آپ چیزوں کو بڑے گہرائی سے دیکھ سکتے ہیں, طے کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ایوب خان کو, جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہتے تھے, مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے امن کے لیے کیا کیا کوششیں کی, لیکن انہی کے زمانے میں جو ہے 1965 کی جنگ بھی ہوئی. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ سے فوراً پہلے اور اس جنگ کے فوراً بعد ایوب خان کے بیانات کیا تھے, اور ظاہر ہے یہ جو آپ کا نیشنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ آیا ہے یہ بھی ایک ٹاپ آپ کا جو فورم ہے اس کی طرف سے آیا ہے, خواہ وہ آپ کے ملیٹری جنرلز اس میں شامل ہوں یا پرائم منسٹرز ہوں یا دونوں مل کے ہوں, لیکن ظاہر ہے یہ کہیں نیچے سے آنے والا ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ وزارت خارجہ نے لکھ دیا.